मिस्री आंखों में नमी लिए पारस के सामने खड़ी थी। पारस अब भी अपने लैपटॉप को ही घूर रहा था, मगर उसकी नज़र मिस्री पर भी थी। मिस्री जो वहीं खड़ी थी और पारस जो उन्हें नम आंखों से देख रही थी। बस उसी चीज़ ने पारस के गुस्से को कम कर दिया, क्योंकि एक मिस्री के आंसू ही तो थे जो पारस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और खड़ा होता है। मिस्री अब भी पारस को ही देख रही थी। पारस उसके सामने आता है और कहता है, मिस्री देखो। पारस इसके आगे कुछ नहीं कह पाता। मिस्री उसके गले से लग जाती है और रोने लगती है। पारस जो अब भी गुस्से में ही था, खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिस्री को वो अब और कुछ ऐसा कहे जिससे मिस्री को और बुरा लगे। वो मिस्री के पीठ पर एक हाथ रखता है और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखकर सहलाते हुए मिस्री मिस्री रोते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे आप। आपको क्या लगता है आपके यूँ खुद को दर्द देने से मुझे कुछ फील नहीं हो रहा? आपके हाथ में सुबह से चोट लगी हुई है और आपने इस पर दवा भी नहीं लगाई। आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो कोई और तरीका ढूंढिए, क्योंकि खुद को तकलीफ़ देकर आप मुझे सज़ा नहीं देते, मुझे पल पल मारते हैं। आपके दर्द को देखकर हर पल एक नई मौत मरती हूँ। क्या आपको नहीं लगता मैं गलती की कुछ ज़्यादा ही सज़ा दे रहे हैं आप? पारस मिस्री के चीन से उसके चेहरे को उठा, उसके आंखों में देखते हुए, मिस्री सुनो। मिस्री गुस्से में उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए, चुप। आप बिल्कुल चुप रहेंगे? क्या समझते हैं आप खुद को कहीं के महाराजा हैं जो सब आपकी बात मानेंगे? केके को भेजा मैंने आपके हाथ पर दवा लगाने को। आपने न जाने उसे क्या कहा कि वो तब से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे और जब से यहाँ आई हूँ दिख भी नहीं रहे। असल में जब पारस गुस्से में घर से ऑफिस आया था, तब ही किसी ने केके को कॉल करके पारस के हाथ पर दवा लगाने को कहा था, मगर पारस ने उससे ये कहा कि अगर उसने दवा लगाने की कोशिश भी की तो वो उसे जॉब से निकाल देगा, और अगर मिस्री का कॉल उठाया तो उसको जान से मार देगा। तब से बेचारे केके ने मिस्री के कॉल को पिक ही नहीं किया। पारस मिस्री को रोता देख कहता है, मिस्री मेरी जान सुनो तो। अब पारस के गुस्से को मिस्री के यूं उसकी फिक्र में रोता देख गायब कर दिया था। मिस्री रो रही थी, मगर वो उसे अब बहुत क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसके चिक्स और नोज रेड हो चुकी थी जैसे उसने ब्लशर लगाया हो। और मिस्री जैसे जैसे अपनी बात कह रही थी, इससे पारस को एक खुशी मिल रही थी कि मिस्री उसकी फिक्र में रो रही है, उसके लिए रो रही है। मगर अब उसका ज़्यादा रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे शांत कराने के लिए कहता है, मेरी प्यारी मिस्री मेरी बात सुनो। मिस्री कहती है, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? हाँ, क्यों सुनूं आप? अब इससे आगे मिस्री कुछ कुछ कह पाती। पारस उसको अपनी तरफ खींच चुका था। पारस उसके गालों पर किस करते हुए कहता है, तुम कितना रोती हो? ये बताओ, क्या आंसुओं का एक्स्ट्रा एग्रीमेंट करवाया था अपने कान्हा जी से तुमने, जो जब देखो तब आंसू बहाती हो? मिस्री पारस के किस करने से सॉफ्ट हो चुकी थी। उसे पारस से एक्सपेक्ट नहीं था कि, और फिर पारस जब उसके कान के पास आकर ये बात कहता है तो उसके हैरानी से आंखें फैल जाती हैं। मिस्री फिर खुद से, क्या उन्होंने मुझे आंसू का एग्रीमेंट करने का कहा? फिर जब मिस्री को पारस को पूरी बात समझ आती है, तब तक पारस उसके आंसू आंखों में देख रहा था। मिस्री अब और गुस्से में कहती है, क्या क्या कहा आपने? आंसू का एग्रीमेंट? और आपसे गुस्सा का एग्रीमेंट किया था ना उनसे की सारे गुस्से करने का कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिले। पारस को मिस्री की इस बात पर थोड़ा हंसी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए मिस्री के गुस्से को शांत करने के लिए उसके नोच को टच करके कहता है, हम शायद ऐसा ही हुआ हो। अब मिस्री पारस की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक मिस्री के जहन में आने लगी थी। वो एहसास उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मिस्री की सांसें अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, धड़कनें भी सुपर एक्सप्रेस बन चुकी थी। मिस्री पारस एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। तभी मीनू अचानक अंदर आ जाती है और तुरंत टर्न हो जाती है। पारस झटके से मिस्री से दूर होता है और अपने टेबल पर आकर बैठ जाता है। मीनू कहती है, सर वो कुछ मॉडल्स की ड्रेस रेडी हो गई हैं, आप आकर चेक कर लीजिए। मिस्री कहती है, तुम चलो हम आते हैं। मीनू तुरंत वहाँ से चली जाती है। पारस अब लैपटॉप में हो रहे देख रहा था और कहता है, मिस्री तुम देख लो, मुझे अभी कहीं जाना है। मिस्री कहती है, मगर आपकी चोट? पारस फिर टेबल से खड़ा होता है और कहता है,
तुम टेंशन मत लो, मैं जाते हुए डॉक्टर से इस पर पट्टी बंधवा लूँगा। मिस्री कहती है, मैं चलूँ आपके साथ? पारस कहता है, नहीं, यहाँ तुम्हारी इजाज़त ज़रूरत है। मिस्री कहती है, ओके। पारस फिर चला जाता है। मिस्री मीनू के पास जाती है, ड्रेस चेक करती है, फिर सैम को कहती है, अरे वाह सैम, क्या ड्रेस रेडी हुआ है, मतलब सच में ये एकदम वैसा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। सैम हल्के से झुककर अपने एक हाथ को अपने सीने पर रखकर कहता है, थैंक यू, वैसे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम था। मीनू कहती है, हाँ वो तो है, आखिर सैम से अच्छे ड्रेसेस कोई रेडी कर ही नहीं सकता। मिस्री मुस्कुरा देती है। सैम मीनू के पास आकर कहता है, तारीफ और हमारी क्या बात है। मीनू नजरें झुका लेती है। तभी मिस्री कहती है, हेलो लवर्स, ज़रा और भी काम कर लो, वरना अगर पारस जी को पता चला कि यहाँ तुम लोग। सैम कहता है, बस बस मिस्री, क्यों सर की धमकी दे रही हैं? कर तो रहे हैं, एक तो मुझे पता है काफ़ी टाइम से नींद पूरी नहीं हो रही थी हमारी। सर ने इस इवेंट के चक्कर में हमसे कितना ओवर टाइम करवा रहे हैं। मीनू कहती है, अच्छा तो पैसे भी तो दे रहे हैं ना, वो भी डे में जितना मिलता है उससे डबल। सैम कहता है, हाँ हाँ ठीक है। मिस्री कहती है, अच्छा तो तुम लोग काम करो, मैं बाकी सब चेक कर लेती हूँ। सैम कहता है, ओके। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। किरण और मैं रोज़ वीडियो कॉलिंग पर बात करते थे और एक दिन बीत रहे थे। मैंग की मॉम की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। इसके कारण भी दो थे। एक मैंग की शादी का सुनकर कि उसने लड़की पसंद कर ली है, दूसरा मैंग का उनके पास रहकर उनकी केयर करने से। वो कहते हैं, दवा से बड़ी शक्ति खुशी में होती है। अगर इंसान खुश है तो हर बीमारी दूर। मैंग ने अब तक किरण को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। वो चाहता था कि किरण को मिलकर बताए। एक दिन किरण अपने एनजीओ के किसी इवेंट के लिए बाहर गई हुई थी। तभी मैंग का वीडियो कॉल आता है। किरण उसके कॉल को पिक कर उसे इवेंट की जगह दिखाने लगती है। तभी मैंग की नज़र किरण के पीछे खड़े शख्स पर जाती है। वो कहता है, ये यहाँ। किरण कहती है, वो ये एनजीओ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस इवेंट में इसको भी इनवाइट किया गया है। मैंग कहता है, मगर इसने तुम्हें फिर से कुछ। किरण कहती है, रिलैक्स, मैंग के माफ़ी मांग चुका है उस दिन के लिए। इनफैक्ट ये मेरे घर भी आया था, घर भी इसने सबसे माफ़ी मांगी। मैंग कहता है, और तुमने इसे माफ़ कर दिया? किरण कहती है, हाँ। मैंग कहता है, मगर क्यों, तुम्हें याद है ना इसने क्या क्या कहा था तुम्हें कैफ़े में? किरण कहती है, हाँ, मगर उसने उसकी माफ़ी भी मांग ली, और ना, और वैसे भी ये हमारे एनजीओ का ट्रस्टी बन रहा है, तो मैं इसे माफ़ न भी करूं, तब भी इससे मेरा सामना रोज होता। तो सोचा अगर इसको गलती का एहसास है तो क्यों ना एक मौका दे दूं। मैंग के कानों में वो शब्द एक मौका दे दूं जब पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल पर किसी ने खंजर से वार किया है। तभी किरण कहती है, मैंग सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंग कुछ नहीं बोलता और कॉल कट हो जाती है। मैंग तो जैसे टूट सा गया, उसे लगा उसकी दुनिया उजड़ गई। इधर नीति और विशाल का प्यार एक दिन पर दिन परवान चढ़ रहा था। नीति रोज ऑफिस आती और विशाल को किसी से किसी बहाने बना रात में कभी डांस क्लब तो कभी फ्रेंड्स की पार्टी में ले जाती। अब विशाल के फ्रेंड्स भी नीति से मिल चुके थे। नीति और विशाल के प्यार में इजाफा हो रहा था, मगर किरण की मैंग से बात होनी अचानक बंद हो गई थी। किरण को इसका कारण तो नहीं समझ आ रहा था, मगर उसे बुरा बहुत लग रहा था। वह मैंग को मिस कर रही थी। वो रोज़ मैंग को कॉल करती, मगर मैंग उसकी एक भी कॉल नहीं उठाता। बहुत से मैसेज करती, मगर मैंग उसे रीड तो करता मगर जवाब नहीं देता। और वो दे भी क्यों, कैसे? किरण ने उस लड़के को दूसरा मौका दिया है, ये सोचकर वो किस हद से किरण से बात करे। किरण ने तो किसी और को चुन लिया। वो कैसे किरण को किसी और के साथ देख सकता है? और कहीं वो किरण से बात करे और वो उसे उस लड़के के बारे में बताने लगी तो वो कैसे खुद को संभालेगा? ये सोचकर उसने किरण से न बात करना ही ठीक समझा। किरण को मैंग की याद पल पल तड़पा रही थी। उसने खाना पीना कम कर दिया था। पवन जी को किरण की चिंता होने लगी थी, मगर इसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इधर वीना इस इंतजार में बैठी थी कि कब सुबह से लेने आएगा, क्योंकि वो घर वापस भले ही आ गई थी, मगर कहीं न कहीं उसे सुबह बहुत याद आ रहा था। इस वजह से वो काफ़ी उदास रहने लगी। प्रभा जी वीना को कई बार समझाती कि वो वापस चली जाए, मगर उर्मिला जी बीच में आकर प्रभा जी को रोक देती और वीना को न जाने के लिए मना लेती।
मगर बुरा तो उर्मिला जी को भी लग रहा था। आखिर उनकी बेटी अपने मायके में जो रह रही थी, मगर वो भी क्या करती। पारस ने उन्हें धमकी जो दी थी कि अगर वीना अपने ससुराल वापस आई तो वो वीना को मार देगा और मिश्री या किसी और को ये बात पता न चले कि उसने उन्हें धमकी दी है, इसकी भी हिदायत दी थी। इसलिए उर्मिला जी ने वीना को जैसे तैसे मायके बुला लिया था, क्योंकि वो पारस का गुस्से वाला रूप एक बार देख चुकी थी। और जब पारस ने उनसे ये बात कही थी तब उनको उसकी बातों में एक खौफनाक मंजर दिखने लगा था। वीना को वो कुछ नहीं होने देना चाहती थी, बस इसलिए वो पारस को की बात मान गई। इधर सुब भी एक दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। वो ड्रिंक करने लगा था, मगर अभी इस बारे में घर पर किसी को पता नहीं था, क्योंकि सुब मैक्सिमम बाहर ही रहता था। पूनम और विहान रोज बेजी से कॉल पर बात करते थे, मगर वापस आने के बारे में पूछने पर कहते थे कि काम बहुत है। मगर वो रोज़ पारस को कॉल करके उससे माफ़ी मांगते और कहते कि उसे वापस आने दें। मगर पारस पर तो जैसे किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। करवा चौथ का दिन भी आ गया था। सुबह मिश्री को सावित्री जी सरगई देती हैं। उसके खाने के बाद मिश्री अपना व्रत शुरू करती है। सुधा जी बीना के लिए सरगई का सामान भिजवा देती हैं। पारस 2 दिन पहले ही काम से चंडीगढ़ गया हुआ था। पूनम ने पारस को कॉल करके जब बताया कि मिश्री ने करवा चौथ का व्रत रखा है तो उसने मिश्री को कॉल किया। मिश्री कॉल उठाकर पूनम की थाली रेडी करते हुए हेलो पारस कहता है, कैसी हो? मिश्री कहती है, जैसी आप छोड़ गए थे उससे थोड़ी कम खुश। पारस कहता है, कम खुश क्यों? मिश्री कहती है, क्योंकि आप जो नहीं हैं यहाँ। आज करवा चौथ है और मैंने व्रत रखा है। पारस कहता है, हाँ मगर ये व्रत रखने की क्या ज़रूरत है? मिश्री कहती है, ज़रूरत बहुत ज़रूरत है, आपकी लंबी उम्र की कामना जो करनी है। पारस कहता है, अच्छा ऐसा है तो ये व्रत कैसे खोलोगी? मैं तो चंडीगढ़ आया हुआ हूँ। मिश्री कहती है, हाँ इसलिए तो बुरा लग रहा है, मेरा पहला करवा चौथ है और आप वहाँ हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये सोचकर भी बुरा लग रहा है, जीजा जी नहीं है तो दी भी उदास हैं। बताइए, त्योहार सा नहीं लग रहा। सुधा बुआ जी भी उदास बैठी हैं, क्योंकि उनकी बहू का पहला करवा चौथ है और उनकी बहू घर पर नहीं है। पारस को वीना के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ जाता है, मगर वो खुद को शांत करता है। मिश्री मुझे काम है, बाद में बात करूँगा, और कॉल कट हो जाता है। मिश्री के चेहरे पर उदासी अब भी थी। इधर वीना ने भी व्रत रखा था शुभ के लिए, और फिर वो शुभ को कॉल करती है। अब तक तो जो शुभ उसकी एक भी कॉल नहीं उठा रहा था, आज एक रिंग से उठा लेता है। वीना कहती है, शुभ आज मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए, प्लीज़ तुम आज मुझे लेने आ जाना। मैं अपनी की हुई हर गलती को माफ़ी मांगती हूँ। मगर इससे पहले वीना अपनी पूरी बात खत्म करती शुभ अपनी कोल्ड वॉइस से कहता है, वीना आज मैं रात में आऊँगा तुम्हारे घर तुमसे मिलने, मगर एक गिफ्ट के साथ। वीना कहती है, सच? शुभ कहता है, हाँ, और फिर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ नीति ने भी विशाल के लिए व्रत रखा था, वो भी सबसे छुप कर। विशाल को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। मयंक आने वाला था क्योंकि उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी, तो उसकी सारी तैयारी उसे ही करनी थी, इसलिए वो नीति से बात नहीं कर पा रहा था। मिश्री पूनम की सभी तैयारी कर चुकी थी। घर पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शाम भी होने को थी। मिश्री ने आज रेड साड़ी पहनी थी, बालों को खुला छोड़ दिया था और उसने 16 श्रृंगार किया था। मिश्री ने छोटी लाल बिंदी लगाई थी, हाथों में लाल चूड़ा पहना था। वो नई दुल्हन की तरह लग रही थी। मिश्री नीति को आते देखती है, जिसने पहली बार इंडियन ड्रेस पहनी थी, रेड कुर्ती और ब्लैक ट्राउजर, बालों को खुला छोड़ दिया था और अपना बैग लिए कहीं जा रही थी। मिश्री कहती है, नीति जो जा रही थी मुंह बनाते हुए, कितनी बार कहा है आप मुझे नित्या बोला करो, नीति नहीं। मिश्री मुस्कुराती है और कहती है, ओके नित्या, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नीति एक नज़र मिश्री को देखती है और कहती है, थैंक्स। फिर वो जाने लगती है। मिश्री फिर कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? पूजा का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर रुक जाती। नीति रुकती है और गुस्से में कहती है, मुझे कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ, अब बार बार बीच में मत रोको मुझे। इतना कहकर नीति बिना मिश्री की बात सुने चली जाती है। पूनम आते हुए, नीति कहाँ जा रही है? मिश्री कहती है, दी वो कह रही थी उसे काम है। पूनम कहती हैं, अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा वो पूजा की तैयारी हो गई? मिश्री कहती है, हाँ दी, आप चेक कर लीजिए एक बार। पूनम कहती है, हाँ चलो।
अभी पूनम और मिश्री ने एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि तभी किसी की आवाज़ आती है, पूनम। पूनम जी उस आवाज़ को पहचान लेती हैं। उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहती हैं, वेद जी। सामने गेट पर वेद जी खड़े थे। पूनम भागते हुए उनके पास जाती हैं और उनके गले से लग जाती हैं। आखिर वो सिर्फ वेद जी को ही मिस कर रही थी और उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मिश्री उनको देख आगे बढ़ जाती है और मंदिर की तरफ आ जाती है। वेद जी पूनम से, पूनम कुछ ख्याल करो, ये घर का गेट है, यहाँ कोई भी आ सकता है। पूनम जी वेद जी को हल्के से मारती हुई कहती हैं, ये तो मुझे कहना चाहिए था ना। वेद जी मुस्कुरा देते हैं। फिर पूनम कहती है, आप आने वाले थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। वेद जी सोचते हुए, मुझे खुद पता होता तब न वो शॉर्ट नोटिस पर तुम्हारे भाई ने कहा सज़ा ख़त्म, वो मैं आ गया, वरना मुझे तो लगा था आज पहली बार मैं करवा चौथ पर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। वेद जी को कहीं गुम देखकर पूनम कहती है, बताइए ना, पहले क्यों नहीं बताया। वेद जी कहते हैं, सरप्राइज डियर, सरप्राइज। पूनम आंखें बड़ी कर मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा जी। तभी बिहान दौड़ते हुए आया, पापा। वेद जी विहान को देखकर उसकी तरफ भागते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तभी सावित्री जी और अविनाश जी आते हुए, वेद तुम कब आए। सुविधा जी कहती हैं, अरे वाह बेटा, सही टाइम पर आए हो। वेद जी कहते हैं, बस अभी अभी आया माँ, पापा। फिर वो तीनों के पैर छूते हैं। उसके बाद करवा चौथ की कथा होती है जिसे सावित्री जी सबको सुनाती हैं। मिस्री की नज़र जब वेद जी के और पूनम जी पर पड़ती है, वो उसको पारस की याद आने लगती है। वो कहती है, काश आप भी यहीं होते पारस जी। इधर सुर जब बीना के घर जाता है तो बीना के साथ पूजा में शामिल होता है, मगर बीना ये देख पा रही थी कि शुभ के चेहरे पर अब वो स्माइल नहीं है जो हमेशा रहती थी। उसे ये बात बहुत खल रही थी। शुभ काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसके चेहरे पर थोड़ी ब्रिड भी आ चुकी थी। उसका हाल दिल जला आशिक जैसा था। इधर किरण जब रास्ते में आ रही थी कि वो अचानक बेहोश हो जाती है। उसने खाना पीना कम कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी उदास थी मैम को लेकर, मगर आज वो तो उसे एनजीओ में काफ़ी काम था जिसकी वजह से आज वो सुबह से वहीं बिजी थी तो खाना नहीं खा पाई थी। उसके बेहोश होते ही काफ़ी भीड़ वहाँ जमा हो जाती है। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें बैठा ड्राइवर बाहर आता है और भीड़ में जाकर देखता है और फिर कार में के ओनर के पास आकर कहता है, मयंक सर, कोई लड़की बेहोश हो गई है शायद। मयंक जो फ़ोन पर कुछ चेक कर रहा था कहता है, ओह, इसे हॉस्पिटल को क्यों नहीं ले जा रहे कोई। ड्राइवर कहता है, पता नहीं सर, बट अब। मयंक कहता है, एक काम करो, उसे तुम हॉस्पिटल लेकर चलो। ड्राइवर कहता है, ओके सर। मेन कार से बाहर आता है और ड्राइवर के साथ वहीं जाता है। जैसे ही वो भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंचता है तो किरण को देख वहीं बैठ उसके सिर को अपने गोद में रखकर कहता है, किरण किरण। मगर वो आंखें नहीं खोलती। वो अपनी बाहों में उठाकर किरण को गाड़ी में लेटाता है और इसका सिर अपने गोद में रख लेता है। हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर किरण को एग्जामिन करते हैं। तब तक मैं बिल्कुल बेचैन हो चुका था। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, देखिए उन्हें वीकनेस हुई है, बस इसलिए बेहोश हैं और इनको देखकर लगता है कि ये अपने खान पान की ध्यान नहीं रखती। मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा। मैं कहता है, ओके डॉक्टर। डॉक्टर चला जाता है। मैं किरण के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ अपने हाथों में लेकर उसको देखने लगता है। इधर मिश्री चांद का इंतजार कर रही थी और मन में सोच रही थी कि काश पारस जी यहाँ होते। पूनम को तभी चांद दिखता है और वो कहती है, मिश्री देखो तुम्हारा चांद आ गया। मिश्री चांद की तरफ देखती है मगर आसमान में कोई चांद नहीं था। पूनम दी, चांद तो कहीं नहीं है। मिश्री ने आसमान में नज़र दौड़ाते हुए कहा। पूनम जो छत के किनारे पर खड़ी थी कहती है, वहाँ से नहीं, यहाँ आकर देखो। मिश्री पूनम जी के पास आती है और कहती है, हाँ दी। पूनम बाहर गेट की तरफ इशारा करके कहती हैं, वो देखो। मिश्री एक नज़र जब गेट पर पड़ती है, पारस कार से बाहर आ रहा था। उसने वाइट शर्ट, ब्लू कोट एंड ब्लू पैंट पहनी थी और वो हमेशा की तरह एक काफ़ी डैशिंग लग रहा था। मिश्री उसे देख नीचे की तरफ भागती है। वेद जी के विहान के साथ छत पर आए थे। मिश्री को भागते देख कहते हैं, अरे मिश्री कहाँ जा रही हो इतनी स्पीड से। मिश्री बात नहीं सुनती। वो सीधा नीचे की तरफ भाग जाती है। पूनम जी आवाज़ लगाकर, वेद जी अभी उसे मत रोकिए, उसके चांद जो आ गए, अब उनसे मिलने के बाद ही एक्सप्रेस रुकेगी। वेद जी कहते हैं, क्या। पूनम कहती है, हाँ देखिए। वेद जी पूनम के पास आते हैं और देखते हैं
पारस घर के अंदर एंट्री कर रहा था। बेद जी कहते हैं चलो सही है, ये आ तो गया। पूनम कहती है हाँ। इधर मिश्री जब नीचे आती है तो देखती है पारस अपने रूम में एंटर कर रहा था। मिश्री दौड़ती हुई वहाँ जाती है। पारस जो रूम के अंदर पहुँच चुका था, मिश्री गेट पर खड़ी होकर कहती है पारस जी। पारस पलट कर देखता है तो मिश्री मुस्कुराते हुए देखते हुए भागकर उसके पास आती है और उसके गले से लग जाती है और कहती है आप आ गए। पारस मिश्री के अचानक गले लगने से थोड़ा हैरान हो रह जाता है, मगर जब मिश्री कहती है कि आप आ गए तब उसे समझ आता है कि मिश्री को उसके आने की खुशी है। पारस मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ पल के लिए तो जैसे वो वक्त थम सा गया था। मिश्री और पारस एक दूसरे में खोसे गए थे। तभी पारस को कुछ सोचता है और वो कहता है अब मैं रोज़ रोज़ तुमसे दूर नहीं रहने की कोशिश करूँगा। मिश्री कन्फ्यूजन में पूछती है क्यों? पारस कहता है ताकि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे यूं ही गले लगा लो। मिश्री को समझ आता है कि पारस की बात का मतलब, तो वो पारस को कसकर गले लगाकर कहती है आपको ये ट्रीटमेंट रोज़ रोज़ नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है आप रोज़ मुझसे दूर जाएंगे और मैं जाने दूंगी? पारस कहता है अच्छा तो क्या करोगी तुम? मिश्री अपने सिर थोड़ा सा उठाकर पारस की आंखों में देखते हुए मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी और तब भी आप दूर गए तो अपने प्यार की धड़क हथकड़ी में बांधकर आपकी अपने दिल में के पिंजरे में ऐसे कैद रखूंगी कि आप कभी मुझसे दूर ना जाएं। पारस मिश्री को ये बात सुन उसके माथे पर किस कर लेता है। मिश्री के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है और वो शर्म से पारस के सीने में अपने सिर को छुपा लेती है। तभी जॉन गेट पर नॉक करता है। मिश्री पारस से थोड़ा दूर होती है। पारस आगे बढ़ के कहाँ है हाँ? जॉन कहता है सर, वो पूनम दी बुला रही हैं, कह रही हैं चांद आ गया। पारस तुम चलो हम आते हैं। जॉन चला जाता है। पारस जब मिश्री को ध्यान से देखता है, उसको मिश्री किसी नई दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वो एक पल के लिए मिश्री को देखता ही रहता है। मिश्री पारस की नज़रें खुद पर महसूस कर पा रही थी। पारस के उसे इंटेंस नज़रों से देखना उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था और उसको शर्म भी बहुत आ रही थी। वो अपने चेहरे पर आती लटों को काने के पीछे लगाकर वहाँ से जाने लगती है कि पारस उसका हाथ थाम रोक लेता है। अब पारस और मिश्री एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए थे और मिश्री का हाथ पारस के हाथों में था। मिश्री बिना मुड़े ही कहती है पारस जी वो। इससे पहले मिश्री कुछ कहती पारस पलटता है और उसको अपने तरफ खींच लेता है। मिश्री की पीठ पारस के सीने से जा टकराती है। मिश्री शर्म से सिर झुका लेती है। पारस अपने दोनों हाथों से उसके कमर को जकड़ लेता है और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख उसके कानों के पास आकर धीरे से कहता है मिश्री। मिश्री पारस के सांसों की तपिश अपने कंधे पर महसूस कर पा रही थी। मिश्री बिल्कुल मूर्त की तरह खड़ी थी और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। दिल की धड़कनें तो मानो अब एक्सप्रेस ट्रेन से भी फास्ट हो गई थी। पारस मदहोशी से उसके बालों के खुशबू में सा गया रहा, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी मिश्री कहती है जी आप कुछ कह रहे थे। पारस मिश्री के सवाल का जवाब देते हुए उसके कानों के पास किस करके धीमी आवाज़ में कहता है तुम लाल रंग में बहुत सुंदर लगती हो और ये लाल रंग मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए मजबूर कर देता है। कहीं तुमने ये जानबूझकर तो नहीं पहनी है? पारस ने लास्ट सेंटेंस कहते वक्त उसके कंधे पर किस कर दिया था। पारस के मुंह से ये शब्द सुन मिश्री की आंखें फैल जाती हैं। मिश्री के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। एक खूबसूरत सा एहसास उसके दिल में भर गया था। पारस मिश्री को चुप देख अपने सिर उसके दूसरे कान के पास लाकर धीरे से और उसे इंटेंस और मदहोशी से भरी आवाज़ में कहता है बोलो। मिश्री अब क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ सोचता है। वो कहती है पारस जी वो चांद गया है, मुझे पूजा भी करनी है। पारस ने फिर मिश्री के कानों के पास उसके बालों में कुछ संवारते हुए कहा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मिश्री अब क्या कहे। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पारस से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करती है और कहती है पारस जी कोई आ रहा है। पारस जिसने अभी मिश्री के कमर को अपने हाथों से थाम रखा था उसकी कमर से अपना हाथ हटा लेता है और अगले ही पल मिश्री को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर देता है। मिश्री की हालत ऐसी थी कि वो शर्म के कारण पर
वे नज़रें तक नहीं हिला पा रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर भाग जाती है। तभी उसे पूनम मिलती हैं। पूनम कहती है, मिश्री कब से बुला रही हूँ, चांद आ गया है, चलो। मिश्री पूनम का हाथ पकड़ उसके साथ ऊपर छत पर आ जाती है। कुछ देर बाद पारस भी रेडी होकर ऊपर आ जाता है। पारस ने मैरून फॉर्मल शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, क्योंकि पारस कभी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनते। पूनम पारस को आते देख कर कहती है, ये क्या तुझे कोई कुर्ता या कुछ और नहीं मिला पहनने को, जो ये फॉर्मल ड्रेस में ही आ गया। पारस कहता है, दी आपको पता है ना, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता। पूनम कहती है, मगर पारस वो फेस्टिवल है आज तो। मिश्री बीच में ही कहती है, दी रहने दीजिए ना, जब उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता तो। मिश्री का पारस के लिए ऐसा बोलना पारस को बहुत अच्छा लगता है। पारस अभी मिश्री को देख ही रहा था कि मिश्री नजरें चुरा लेती है और सावित्री जी के पास आकर कहती है, माँ पूजा स्टार्ट करें। सावित्री जी कहती हैं, हाँ। फिर सभी पूजा शुरू करती हैं। सावित्री जी पूनम और मिश्री पहले चंद्र देव की पूजा करती हैं, फिर चांद को छन्नी से देख अपने पति को देखती हैं, उसके बाद पूजा। सावित्री जी अमिताभ जी के पैर छूती हैं और अमिताभ जी उन्हें पानी पिलाकर उनका व्रत खोलवाते हैं। उसके बाद पूनम भी बेद जी के पैर छूती हैं और बेद जी उन्हें पानी पिलाने ही वाले थे कि वो पानी का गिलास पीछे कर लेती हैं। पूनम उनको देखती हैं तो बेद जी शरारत से मुस्कुरा रहे थे। पूनम कहती हैं, मुझे भूख लग रही है, आप मुझे पानी पिलाइए जल्दी। वे जी कहते हैं, नहीं मैं तो नहीं पिला रहा। पूनम मुंह बनाते हुए मासूमियत से, पिला दीजिए ना, देखिए सुबह से भूखी हूँ। बिहान को पास खड़े चेयर पर सुधा जी की गोद में बैठा था, कहता है, पापा गलत बात, आप मम्मा को पानी क्यों नहीं पिला रहे? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। पूनम और वेद बिहान को देख मुस्कुरा देते हैं। वेद जी कहते हैं, लो बेटा पिला देते हैं आपकी मम्मा को पानी, अब बस नाराज मत होना। पूनम पानी पी लेती हैं। अब मिस्री पारस के पैर छूने ही जा रही थी कि वो पारस रोक देता है और कहता है, नहीं मिस्री। मिस्री सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। पारस कहता है, मिस्री तुम्हें मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी बीवी और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में मेरे बराबर है, समझी? और फिर मिस्री को पानी पिला देता है। मिस्री पारस को ही देख रही थी। पूनम कहती हैं, मिस्री अब मेरे भाई का भी व्रत खुलवा दो। मिस्री हैरानी से पारस की तरफ देखती है। पूनम मिस्री पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ? मिस्री कहती है, पारस को देखकर उसे पानी पिलाती है। फिर सभी लोग डिनर के लिए नीचे आते हैं। खाना खाते हुए पारस कहता है, नीति कहाँ है? पूनम कहती हैं, नीति तो किसी फ्रेंड से मिलने गई है, आती होगी। पारस कहता है, अच्छा। अमिताभ जी कहते हैं, आजकल नीति बदली बदली लगती है ना, जो लड़की कभी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनती थी आजकल वही पहनने लगी, काफ़ी गुस्सा भी कम हो गया है। सुधा जी कहती हैं, हाँ वो तो है। सावित्री जी कहती हैं, अब समझदार हो रही है हमारी बेटी। वैसे पारस एक लड़का देखा है मैंने, वो मेरी एक फ्रेंड है, मिसेज कपूर उनका बेटा। पारस कहता है, माँ अभी नीति की शादी इतनी जल्दी क्या है, अभी वो छोटी है। पूनम जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जानती हूँ कितनी छोटी है, शादी की उम्र है उसकी, समझा? पारस कहता है, मगर फिर भी। बेद जी हंसते हुए, तुम भी किसे समझा रही हो पूनम? उसका बस चले तो अपनी किसी बहन को नज़रों से दूर न जाने दे। पारस बेद जी के इंटरेक्ट आउट को समझ जाता है और वो घूर कर बेद जी को देखता है। बेद जी तुरंत चुप हो जाते हैं। मिश्री जो बार बार पारस को ही देख रही थी, आज उसे पारस पर बहुत प्यार आ रहा था। आज उसे वो अलग लग रहा था। पारस भी मिस्री की नज़रें खुद पर महसूस कर पा रहा था, मगर वो तब भी ऐसे खाना खा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। फिर सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पारस के रूम में आते ही मिस्री डोर क्लोज करती है। डोर क्लोज होने की आवाज़ से पारस पलट कर देखता है और कहता है, ये। मिस्री उसके पास आती है और उसके गर्दन की दोनों तरफ अपनी बाहों का घेरा बना लेती है और कहती है, ये इसलिए कि आपसे मुझे कुछ पूछना है। पारस कहता है, और वो क्या? मिस्री कहती है, आप तो मुझे व्रत रखने को मना कर रहे थे, फिर खुद क्यों रखा? पारस को अब मिस्री की बात समझ आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को मिस्री के कमर में के इर्द गिर्द रख उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि जब मेरी वाइफ मेरे लिए व्रत रखेगी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। मिस्री पारस की आंखों में अपने लिए प्यार साफ देख पा रही थी। उसे पारस का ये नया रूप बहुत अच्छा लग रहा था।
पारस मिस्री की आंखों में देख रहा था कि तभी पारस का फोन रिंग करता है। वो फोन में नंबर देखता है और फिर उसमें कुछ मैसेज फ्लैश होते देखते हैं। वो मिस्री की तुरंत थोड़ा दूर हट कर कहता है, मिस्री वो मुझे कुछ कुछ काम से जाना है। फिर वो तेज कदमों से कमरे का गेट खोल बाहर चला जाता है। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पारस ऑफिस में पहुंचता है तभी केके आते हुए, सर वो हमारे सभी मॉडल्स ने मना कर दिया। पारस कहता है, मगर क्यों? केके कहता है, सर वो जादव की वजह से उसने ही हमारे मॉडल्स को ट्रिपल पैसे देकर शो करने से मना करवा दिया। अब बस 4 दिन बाकी हैं और अचानक ये सब। अब क्या होगा सर? पारस कहता है, केके तुम एक काम करो, हमारी बाकी मॉडल्स बुलाओ। सैम आते हुए, मगर सर अचानक उन लोगों को यहाँ बुलाने में टाइम लगेगा और इतनी जल्दी उनके साइज की ड्रेस फिर प्रिपेयर करना मुश्किल है। पारस एक काम करो, हमने जो एक्स्ट्रा और ड्रेसेज बनवानी है उन्हें रेडी करो, मॉडल्स की साइज की। और बाकी सब केके तुम उस ग्रीन वाली फाइल को मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले ही दी थी, उसमें उसे सैम को दे दो। सैम कहता है, ओके सर। पारस कहता है, सैम ड्रेसेज टाइम से फल कंप्लीट करनी है। सैम मुस्कुराते हुए, सर आप फिक्र मत कीजिए, मिस्री ने हमें सब बता दिया है कि आपके लिए इवेंट क्या मायने रखता है। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे। पारस कहता है, ओके ठीक है। सैम चला जाता है। पारस कहता है, केके जो पुरानी ड्रेसेस बनी हैं उन्हें उसके पास दे आओ। केके कहता है, किसके पास सर? पारस केके को एक नज़र देखता है और फिर केके को उसके सारे जवाब मिल जाते हैं। वो कहता है, ओ सर वो जाधव और उनकी मीटिंग। पारस कहता है, हाँ। मैं सिर हिला देता है। केके तुरंत सभी ड्रेसेस को ले पैक करवा कर पारस की बताई जगह पर भेज देता है। इधर किरण को होश आता है तो मयंक उसको बैठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? किरण मयंक को अपने सामने देख थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, क्यों तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मयंक कोई जवाब नहीं देता। तभी एक वर्ड बॉय आता है और मयंक को मेडिसिन का पैकेट देकर चला जाता है जो डॉक्टर के कहने पर मयंक ने मंगवाई थी। मयंक दवा लेता है और फिर किरण के हाथ में देता है और कहता है, लो इसे खा लो। किरण कहती है, नहीं, पहले जवाब दो कि इतने दिनों से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। मयंक कहता है, बताऊंगा, पहले दवा खाओ। किरण कहती है, नहीं, पहले जवाब दो। और तुम बताओ क्यों इतना भाव खा रहे थे? मयंक को अब गुस्सा आता है। वो कहता है, किरण इसे खा लो पहले। किरण कहती है, नहीं, मैंने कहा ना पहले। किरण पहले कुछ कह पाती। मयंक उसके मुंह में दवा डाल देता है और फिर पानी का गिलास उठा उसको पानी पिला देता है। किरण बस मयंक को ही देखने लगती है। फिर गुस्से में वो उसकी कॉलर पकड़ अपने तरफ खींचते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो? हाँ, जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? मैं तुम्हारा सिर फोड़ सकती हूँ। किरण ने मयंक को अपने एकदम करीब कर लिया था। मयंक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर वो नाकाम कोशिश थी क्योंकि उसका एक हाथ बिस्तर के सहारे टिका था और उल्टे हाथ से वो किरण की पकड़ को अपने कॉलर से हटा नहीं पा रहा था। किरण कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, पता है कितना मिस करती थी तुम्हें। मयंक कहता है, अब उसकी आंखों में देखते हुए, क्यों भला? क्यों मिस कर रही थी तुम मुझे? तुम तो उस लड़के को दूसरा चांस दे रही हो ना? तो बताओ, तो जाओ उससे बात करो। मैं क्यों जाऊं तुम दोनों के बीच? किरण कहती है, क्या किसके बीच? कहना क्या चाहते हो? मयंक अपने कॉलर को छुड़वा कर, वही तुम्हारा मंगेतर जिसको तुमने माफ़ कर दिया। मैं तो सिर्फ दोस्त था ना तुम्हारा, और कुछ नहीं है ना? मगर मिस किरण, मैं तुम्हें अपनी जान से मानने लगा था तो कैसे तुम्हें किसी और के साथ देख लेता? कैसे बताओ जरा? अब मयंक का सिर किरण के सिर से टिका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। किरण कहती है, तो तुम इसलिए? मयंक उससे थोड़ा दूर होते हुए, हाँ इसलिए। मगर तभी मयंक का वो हाथ जो बेड से टिका था अचानक बेंड हो जाता है और वो किरण पर जा गिरता है। उसके होठ किरण के होठों को छू ले आते हैं। किरण की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी खुल जाती हैं। मयंक झट से खड़ा होता है और जाने लगता है। किरण उसका हाथ पकड़ उसे रोकने लगती है। मयंक पीछे पलटे बिना ही कहता है, किरण मुझे जाने दो। देखो, मैं अगर इससे ज़्यादा यहाँ रुका तो। किरण मयंक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं उस पागल को दोबारा शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ? सही सही कहती हूँ मैं तुम्हें, एडियट। दोबारा मौका देने का मतलब था कि उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूँगी, बस शादी उस पागल के साथ मैं मरते दम तक न करूँ।
अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का हुआ तब भी, क्योंकि जिसे एक लड़की की इज्जत करना नहीं आता वो क्या किसी लड़की को खुश रखेगा। मैं किरण की बातों को सुन रहा था। फिर वो कहता है, तो इसका मतलब तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारे बीच। किरण आंखों में आंसू लिए कहती है, कुछ नहीं है स्टूपिड। मैं खुश होकर अपना सिर पकड़ लेता है। मतलब मैं बेवकूफ़ क्या क्या बना रहा था। किरण की आंखों में नमी थी मगर होठों पर मुस्कान। मयंक फिर किरण के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे उठा गोल गोल घुमाने लगता है। किरण कहती है, मयंक मयंक रुको, मुझे चक्कर आ जाएंगे। मयंक रुकता है और किरण को नीचे उतार कर उसे कहता है, तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। किरण कहती है, ऐसा मैंने कब कहा। मयंक अब हैरानी से किरण को देखकर, मतलब नहीं करती हो। किरण कहती है, मैंने ये भी नहीं कहा। मयंक किरण का हाथ पकड़ कहता है, तो अब कह दो ना। किरण अपनी कलाई छुड़वा कर, हाँ मुझे देर हो रही है, घर जाना है, पापा वेट कर रहे होंगे, तुम मुझे घर छोड़ दो। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। मयंक उसे जाता देखता रहता है और फिर अपने दिल पर हाथ रख वहीं बेड पर बैठते हुए, हाय इसकी एक अदा मेरे दिल को घायल कर जाती है। तभी मयंक के फ़ोन पर मैसेज आता है, तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ। मयंक जल्दी से खड़ा होता है और बाहर की तरफ जाता है। मयंक सारे रास्ते किरण को मनाता रहता है कि वो उसे कह दे कि वो उससे प्यार करती है, मगर किरण उसे बार बार मना कर देती है। किरण के घर के बाहर आकर मयंक कार रोकता है। किरण कार के बाहर जाती है और तो मयंक कहता है, किरण लो ये पैकेट, इसमें कुछ मेडिसिन है और कुछ विटामिन की गोली, उन्हें खा लेना, मगर पहले जाते ही खाना खाना। किरण पैकेट लेकर, ओके ठीक है। फिर किरण घर की तरफ बढ़ जाती है। मयंक उसे कार के गेट की विंडो से जाता देखता रहता है। तभी किरण वापस आती है और मुस्कुराते हुए कार की विंडो पर अपने दोनों हाथ टिकाकर कहती है, वैसे प्यार का इजहार करने के लिए हॉस्पिटल सही जगह नहीं थी। कुछ और होता तो शायद हाँ कर दूँ। और आज के लिए मेरे जवाब में बस इतना समझ लो कि आज जो ड्रेस मैंने पहनी है वो क्यों पहनी है। इतना कहकर किरण घर के अंदर भाग जाती है। मैंग उसे जाते देखता है और किरण की बातों का मतलब समझता है और फिर खुद से, इसने जो ड्रेस पहनी थी वो तो मैंने दी थी और इजहार अच्छे से करो तब हाँ करूँगी, मतलब ये भी मुझसे प्यार करती है। मैंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कार आगे बढ़ा देता है। तभी विशाल का कॉल आता है, सर वो मीटिंग इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। मैंग कहता है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। विशाल कहता है, ओके सर। और सर, मैंग कहता है, हाँ बोलो। विशाल कहता है, सर वो आज घर जल्दी जाना है मुझे। मैंग किरण की बात से इतना खुश था कि आज विशाल उसे जो मांगता वो उसे मिल जाता। मैंग कहता है, ओके ठीक है जाओ, मेरे मैनेजर को सब फाइल दे जाना जो ज़रूरी है। विशाल कहता है, ओके सर। फिर विशाल नीति को कॉल करता है जो काफ़ी देर से उसे कॉल करके परेशान कर रही थी और कहता है, नीति मुझे छुट्टी मिल गई, मैं आ रहा हूँ। नीति खुश होते हुए, अच्छा जल्दी आओ, फिर मुझे बहुत भूख लगी है, अब वेट नहीं हो रहा। विशाल कहता है, हाँ तो किसने कहा था व्रत रखने को। नीति कहती है, विशाल विशाल मजाक कर रहा हूँ। अच्छा कुछ देर वेट करो, मैं आता हूँ। इधर शुभ बीना का करवा चौथ का व्रत खोलता है और कहता है, बीना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और ये तुम्हें दिया मेरा आखिरी गिफ्ट है। फिर शुभ अपने कोट के अंदर हाथ डालकर कुछ पेपर्स निकालता है और कहता है, ये डाइवोर्स पेपर। बीना उस पेपर्स को देखते हुए आंखों में आंसू लिए, मगर शुभ ये क्यों, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, तो मुझे माफ़ कर दो। शुभ कहता है, माफ़, तुमने तो मुझे धोखा दिया। बीना धोखा, तुम मेरे पैसों से प्यार करती थी, मेरे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मेरे दी जीजा जी को न जाने क्या क्या कहा तुमने। तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर जा रहे थे, बस उस घर को छोड़कर जिस पर उनका अधिकार है, और तुम उन्हें कह रही थी कि वो यहाँ किस हक से रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस हक से रह रही थी। वो घर तुम्हारे पति का नहीं था, समझी। और अगर यही जवाब मिश्री भाभी ने तुम्हें दिया होता तो सोचो क्या इज्जत रह जाती मेरी, कि तुम्हारा पति भी उनके घर में ही रहता है। मीना कहती है, शुभ मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गई थी। शुभ कहता है, और इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ ये सोच कर आई थी कि मैं तुम्हें इसे माफ़ी मांगूंगा। नहीं वीना नहीं, अब हमारे रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये रहे डाइवोर्स पेपर।
कल तक साइन करके भेज देना। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही उर्मिला जी रूम में आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बीना? बीना रोते हुए ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है, शुभ माँ, शुभ ने डाइवोर्स मांगा है। उर्मिला जी और बड़ा झटका लगता है। उनके कानों में पारस की कई बात गूंजती है, मेरी मिस्री को दर्द दिया ना आपने, तो अब आपकी बेटी को घर वापस लाने की तैयारी कीजिए। वीना उर्मिला जी के गले लग रोने लगती है। वीना कहती है, माँ माना कि मैंने शुभ से पैसे के लिए शादी की थी, मगर वो मेरा पति है। माँ वो मुझे कैसे ऐसे छोड़ सकता है? माँ उसे रोकिए ना, माँ उसे रोकिए प्लीज़, प्लीज़ उसे रोकिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती ना, वो मेरा पति है। प्रभा जी जो उर्मिला के साथ पीछे पीछे उसके कमरे में आई थी, बीना की यह हालत देख दुखी हो जाती हैं। इधर पारस जब घर आया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक रही थी। उसे देख घर के सभी लोग हॉल में आते हैं। पारस आकर हॉल के बीचों बीच सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, जीजा जी नीति को बुलाइए अभी इसी वक्त। बेद जी कहते हैं, पारस मगर। पारस जीजा जी को अपनी जलती हुई आंखों से देखता है तो वेद जी समझ जाते हैं कि आगे पूछना मतलब अपने लिए मौत बुलाना है। वो साइड में जाते हैं और नीति को कॉल करके आने का कहता है। फिर आकर पारस के पास कहते हैं वो आ रही है।